वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। आई होप कि आप इम्तिहान की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बिना टाइम वेस्ट किए सीरीज़ को सामने रखते हुए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने स्टूडेंट्स की मज़ीद आसानी के लिए मैंने कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस के ऊपर सीरीज़ बनाई है। और एक दफ़ा मैं फिर बता दूं, हर वीडियो में मैं इसलिए बताती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है उनकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आपकी बुक के अंदर ये बुक जो आप देख रहे हैं सामने पड़ी हुई है, ये सबके पास है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो किताब है ये बोर्ड की तरफ से लगवाई जाती है स्टूडेंट्स को। आपने इसको 9th में भी पढ़ना होता है और 10th में भी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं कि इंग्लिश का जो आपका पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन 7 जो आना है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के ऊपर आना है। बहुत से स्टूडेंट्स का माइंड ये बना हुआ है कि जैसे स्मार्ट सिलेबस आ गया है तो उसकी वजह से जो है पैसेजेस भी कम हो गए होंगे, और वैसे पहले 10 करने होते हैं 5 करने, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये एक गलत फैक्ट है, एक गलत जो है मिथ है। आपने इस चीज़ पे जो है ना माइंड अपना सेट नहीं करना। आपको मैं बता दूं कि आपको पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना है, और पेपर सेटर्स जो है और जिन्होंने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया उनको कहीं भी ये बात नहीं, उन्होंने जो है स्मार्ट सिलेबस के अंदर ये कहीं के ग्रामर का पोर्शन जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके बुक में ये वाली जो बुक है इसके अंदर टोटल 25 पैसेजेस हैं, ठीक है। आपको मैंने पैसेजेस जो हैं 2 सीरीज़ में डिवाइड किए हैं। पहले 10 पैसेज जो हैं वो तो सॉल्व्ड हैं, यानी कि उनके सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, लेकिन अगले 15 जो है ना वो अनसॉल्व्ड हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने पैसेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आपको मैंने पहले सॉल्व करवाऊंगी और फिर अनसॉल्व्ड। सो आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई है। यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में जो 25 पैसेजेस हैं आपने वो मुकम्मल करने हैं, क्योंकि आपको पेपर के अंदर पैसेज की चॉइस नहीं है। कोई सा एक पैसेज आएगा और वही आपने करना है। सेकंड, मैंने आपको ये कहना था कि बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि पैसेज तो देख के हमने जवाब ढूंढ के लिख लेने हैं। जवाब ढूंढना भी एक एक आर्ट है, ठीक है। यानी कि एक हर स्टूडेंट भी इस काबिल नहीं होता कि वो पैसेज पढ़ के भी जवाब ढूंढ सके। तो इसीलिए बेहतर है कि पहले आप पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ा करें और जो नीचे आंसर्स दिए हैं उनको याद कर लें। कभी कभार स्टूडेंट्स वो इस तरह से जो है सेंटेंस लिख देते हैं कि जवाब तो वही होता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने तो कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे तो कुछ और लिखा है। वहाँ पे पेपर में आपकी मेंटालिटी को चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने रट्टा लगाया हुआ है या वाकई समझ के पढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ज़रूरी नहीं होता कि पेपर में आप ये कहें कि अक्सर स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के सवाल को सामने रख के ये सोचते हैं कि अगर हम इसको जो है पेपर वाले दिन ही कर लेंगे तो हो जाएगा। कभी कभार मिस प्रिंटिंग हुई होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक आधी लाइन मिस हो जाती है और स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि हमने तो जवाब रट्टा लगाया हुआ है, और हम बल्कि कुछ ने रट्टा लगाया होता है इस तरह का कि वो एग्ज़ाम के दिन भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ये समझते हैं कि हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और आंसर लिख के आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना। कभी कभार मिस प्रिंटिंग हुई होती है या कोई लाइन मिस हो जाती है, या वो जानबूझकर कभी कभार पैराग्राफ इस तरह लिख देता है कि आपको खुद ब खुद आंसर बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए पैराग्राफ को 2 से 3 दफ़ा पढ़ा करें, उसे समझा करें कि उसमें वो बता क्या रहा है। जब आपको उर्दू उसको पढ़ के समझ आ जाएगी ना, तो आपके जहन में उसका एक उर्दू में खुलासा बैठ जाएगा, तो फिर आप आंसर लिख सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि वो ना पैराग्राफ को पढ़ा करें, पैसेज को पढ़ें, उसके जवाबों को याद कर लें, ताकि उनके माइंड में एक चीज़ जो है वो फिट हो जाए, पेपर में उन्हें किसी तरह की जो है वो परेशानी ना हो। आज मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 करवाने लगी हूँ। हमारे सॉल्व पैसेजेस की सीरीज़ चल रही है और आज उसका पैसेज नंबर 8 है, वो करवाने लगी हूँ। और उससे पहले ये पैसेज जो है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिटेल वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि इस पैसेज के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को समझानी है। और रट्टा तो सब लगा लेते हैं, याद तो सारे कर लेते हैं, लेकिन समझाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को पता हो कि वो क्या पढ़ रहे हैं। ये बुक सबके पास होगी, सो स्टार्ट करते हैं। आपका जो पैसेज नंबर 8 है, ये सॉल्व सीरीज़ चल रही हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 8। इसमें से सबसे पहले मैंने पैराग्राफ के अंदर जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो निकाले हैं। एज, एज उम्र को भी कहते हैं लेकिन दौर को भी कहते हैं, ठीक है। एज दौर, स्टीम भाप, यील्ड पैदावार, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, हार्नेस इस्तेमाल, इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराना, सर्विस खिदमत, सर्विस ऑफ मैन इंसान की खिदमत, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बरकी टेलीग्राफ या बिजली के ज़रिए पैगाम रसानी का पुराना तरीका, क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के खित्ते, सब मेराइन
आबदोज या फिर ये वो बहरी जहाज है जो पानी के अंदर सफ़र कर सकता है। केबल, तारों से बनी हुई मजबूत रस्सी। फेमिलियर, वाकिफ। वायरलेस, तार के बगैर। कंस्ट्रक्शन, तमीर। डिस्ट्रक्शन, तबाही। अटेस्ट, तस्दीक। लैंड, ज़मीन। सी, समंदर। एयर, हवा। आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ये पैराग्राफ नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे पहले मैंने उनके मीनिंग्स निकाल लिए ताकि आपको समझ आए कि ये पैराग्राफ किसके ऊपर है। पढ़ाते तो सब हैं लेकिन समझाता कोई कोई है, तो समझ के जो पढ़ता है ना उसको ही पता लगता है कि वो उस टॉपिक में या जो आपका पैराग्राफ है या वो टॉपिक है उसमें क्या बात बताई जा रही है। अब इसमें 2 वर्ड ऐसे थे, एक ये है सबमेराइन और एक था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। आपको इस सबसे पहले मैं सबमेराइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है। एक ऐसी खास कश्ती होती है जो समंदर के नीचे पानी के अंदर चलती है, ठीक है, या फिर सिंपल लफ्ज़ों में ये वो गाड़ी है जिसमें लोग बैठकर समंदर के सफ़र करते हैं। अब जैसे ज़मीन पे तो हम लोग जैसे बसेस हैं, रिक्शाज हैं, इस तरह, लेकिन समंदर के सफ़र करने के लिए एक मखसूस गाड़ी तैयार की गई है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सबमेराइन और उर्दू में कहते हैं आबदोज। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ और है इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। आपको इस लफ्ज़ इलेक्ट्रिक से पता लग रहा है बिजली, ठीक है ना। तो टेलीग्राफ क्या मतलब हो गया, बरकी बरकी टेलीग्राफ, यानी कि पैगाम रसानी के लिए पुराने वक्तों में एक तरीका इस्तेमाल होता था। पुराने टाइम पे शायद आपको पता हो, डिशेस वगैरह आपने देखी हो, एंटीने, उनकी बात हो रही है। तो अब ये थोड़ा सा बताती हूँ। ये एक पुराना आला था जो बिजली के इशारों के ज़रिए दूर तक पैगाम भेजता था। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये वो टर्म्स हैं, ये वो वोकैबुलरी है जो आपके पैसेज नंबर 8 में इस्तेमाल होनी है। सबमेराइन का आपको पता लग गया क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्या होता है। अब पैराग्राफ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि आपको पता हो कि पैराग्राफ किस बारे में है। पैराग्राफ 2 दौर के बारे में है। इसमें 2 दौर जो है ना, 2 ज़माने, उनका मुकाबला किया गया है। पहला ज़माना था भाप का और दूसरा ज़माना जो आ गया वो था बिजली का। अब भाप और बिजली के ज़माने को कंपेयर किया गया है और ये पता लगाया गया है कि जब भाप का ज़माना था तो ज़िंदगी किस तरह की थी और जब बिजली का ज़माना आया तो ज़िंदगी कैसी थी। अब भाप क्या होती है, जब पानी गर्म होता है और जब वो उबल रहा होता है तो उसमें से निकलती है, गर्म पानी से बनती है, ठीक है। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ भाप होता क्या है। गर्म पानी से बनती है, ठीक है। भाप की जो ताकत है ना, भाप की ताकत से पहले ज़माने में ना, जो पुराना वक्त था उस वक्त ज़माने में इंजन, ट्रेनें और फैक्ट्रियों की मशीनें चलती थी। ये कुदरती चीज़ है लेकिन इससे ताकत कम मिलती और काम सुस्त होता है। यानी एक टाइम था जब बिजली थी नहीं, बिजली का कोई इतना ट्रेंड नहीं था, तो उस वक्त लोग स्टीम से यानी कि भाप से पानी को गर्म, खोलता हुआ पानी जो होता था वो गाड़ियों में, इंजनों में इस्तेमाल होता था और उसकी स्टीम से जो है ना फिर वो मशीनों को चलाते थे। लेकिन वो ये होता था कि स्टीम तो कुदरती थी लेकिन उसकी ताकत कम होती थी और काम वो स्लो होता था। फिर एक दौर ऐसा आ गया जिसने भाप के दौर को ख़त्म कर दिया, यानी कि भाप के दौर को जिसने बीट किया वो था बिजली। फिर आ गई बिजली जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जो है तारों के ज़रिए घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचती है। ये ज़्यादा ताकतवर और तेज़ होती है। इससे पंखा, बल्ब, मोटर, फ्रिज, कंप्यूटर और मशीनरी सारी चलती है और बिजली ने ज़िंदगी को आसान और तेज़ बना दिया। दरअसल जो आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज 8 है ना, वो 2 ज़माने, यानी कि एक ज़माना था जब भाप का दौर था और एक दौर था बिजली का। इन दोनों का मुकाबला करके इनका फ़र्क बता रहा है कि इस ज़माने में क्या फ़ायदा हुआ था और जब बिजली आई तो फिर क्या फ़ायदे हुए, ठीक है। तो अब मैं आपको जब ये पैराग्राफ पढ़ाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगी कि अब ये पैराग्राफ है किस चीज़ के ऊपर। ये पैराग्राफ दरअसल इन 2 ज़मानों को, एज ऑफ स्टीम यानी कि जो भाप का दौर है उसको, और एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के दौर, इन दो ज़मानों का मुकाबला है, कंपैरिजन है कि इसके भाप के ज़माने में ज़िंदगी आसान थी या फिर बिजली के ज़माने में। सो अब इसकी हम ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाती हूँ। अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी, अब आपको पैराग्राफ समझने में आसानी हो जाएगी। भाप कहते हैं पानी जो होता है ना, जैसे गर्म पानी से बनती है और ये ज़रा कम ताकत वाली थी। बिजली जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा ताकत वाली है। तो अब इन दोनों के दौर का उसने मुकाबला करके तो ये पैराग्राफ बनाया है ताकि आपको समझ आए। याद तो सारे कर लेते हैं लेकिन मेन चीज़ होती है समझना।
अब हम इसको, आई होप आप अपनी अपनी बुक्स खोल लें, जिनके पास ये बुक है वो पेज नंबर 36 ओपन कर लें। उम्मीद है कि सबने बुक्स खोल ली होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। सबने बुक्स खोल लिया है और आपने अपनी बुक का पेज नंबर, जिनके पास ये वाली बुक है उन्होंने पेज नंबर 36 खोलना है। हमने उसका पैराग्राफ नंबर 8 पढ़ना है, पैसेज नंबर 8 यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, तो अब आपको इतनी समझ आ गई है। अब बीच में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे अब वो आपको पता लग गया होगा। द एज ऑफ स्टीम हैज यील्डेड, ये यील्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। यील्ड का मतलब होता है पैदावार या पैदा करना, तो यील्डेड पैदा किया। द एज ऑफ स्टीम हैज यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाप के दौर ने बिजली के दौर को जगह दी। वी हैव हार्नेस्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द सर्विस ऑफ मैन, हमने उसे इस्तेमाल किया और उसे इंसान की खिदमत के लिए मुतारिफ करवा दिया। द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मतलब मैंने आपको बता दिया है। बियर्स, बर्दाश्त करता है। आवर मैसेज टू एंड ब्रिंग्स अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, बरकी टेलीग्राफ हमारा पैगाम वसूल करता है और हमें दुनिया के तमाम हलकों से खबरें पहुंचाता है। अब यहाँ पे बियर का मतलब तो बर्दाश्त करना भी होता है, लेकिन जुमले की नवीयत के हिसाब से हर वर्ड का लफ्ज़ बदल जाता है। ठीक है, हर लफ्ज़ का जो मायने है वो बदल जाता है। अब क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खित्ते। सबमेराइन यानी कि आबदोज, कैब सबमेराइन केबल डज इट्स ओन वर्क ऑल राइट। बरकी, यहाँ पे हम लोग बरकी, ठीक है। सबमेराइन केबल डज इट्स ओन वर्क, सबमेराइन केबल्स यानी कि आबदोज जो तारे हैं, डज इट्स ओन वर्क ऑलराइट, उन्होंने अपना काम किया है। हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिक बेल, बरकी घंटी से कौन वाकिफ नहीं। हु हैज़ नॉट यूज्ड टेलीफोन, टेलीफोन किसने इस्तेमाल नहीं किया। हु इज़ नॉट इंजॉइंग इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनी से कौन लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरलेस टेलीग्राफी, इलेक्ट्रिक रेलवेज, electric modes of construction and destruction all attest to the great power of electricity. Electricity has developed modern industry and has created many industries. It has enabled man to conquer land, sea and air. बरकी घंटी से कौन वाकिफ नहीं, टेलीफोन किसने इस्तेमाल नहीं किया, बिजली की रोशनी से कौन लुत्फ अंदोज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक मोटरें, वायरलेस टेलीग्राफ, बरकी रेलवेज, तमीरात और तबाही के बरकी तरीके, ये तमाम चीज़ें बिजली की बड़ी ताकत की तस्दीक करती हैं। बिजली ने तरक्की की और बहुत सी सनतें बनाई। इसने इंसान को ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा की तस्खीर के काबिल बनाया। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये था पैराग्राफ। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए इसके क्वेश्चंस की तरफ। वाई डू वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कहता है कि हम मौजूदा दौर को या मौजूदा ज़माने को बिजली का ज़माना क्यों कहते हैं। इसका आंसर है वी कॉल द प्रेजेंट एज द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम मौजूदा ज़माने को बिजली का ज़माना कहते हैं क्योंकि बहुत से काम बिजली की मदद से किए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि एज तो वैसे उम्र होती है ना, एज का मतलब तो सबको पता है उम्र होती है, लेकिन जुमले की निस्बत के अतबार से, जुमले के जो है बनावट के अतबार से हर लफ्ज़ का मायने बदल जाता है। अब यहाँ पे एज का मतलब उम्र नहीं है, दौर है। ठीक है, तो वो कहता है वी कॉल द प्रेजेंट एज, मौजूदा दौर की बात हो रही है। हम मौजूदा दौर को बिजली का दौर इसलिए कहते हैं क्योंकि बिजली ने इंसानों की ज़िंदगी को आसान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एज हैज़ यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन से ज़माने ने बिजली के ज़माने को जगह दी। द स्टीम एज, द स्टीम एज हैज़ यील्डेड प्लेस टू द एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाप के ज़माने ने बिजली के ज़माने को जगह दी, यानी कि भाप ने
बिजली को इंट्रोड्यूस करवाया, बिजली का ज़माना आया, उससे पहले बाप का ज़माना था। क्वेश्चन 3 है हाउ डू वी सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम कैसे पैगामात भेजते और वसूल करते हैं। वी यूज़ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड वायरलेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए टेलीग्राफ, टेलीफोन और वायरलेस इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस कहते हैं बगैर तार के, ठीक है, तार के बगैर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, स्टेट सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के चंद अहम जो इस्तेमाल हैं वो बताएं। इस्तेमालात, यूजेस है ना, इस्तेमालात। रेलवेज, फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेलवे, फैक्ट्रियाँ और मिलें जो हैं वो बिजली की मदद से चलती हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक इज़ द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके ख्याल में बिजली का मुस्तकबिल क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोमिसेस अ ब्राइट फ्यूचर फॉर मैनकाइंड। बिजली बनी नूं इंसान के लिए रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है, यानी कि बिजली के ज़रिए मज़ीद इंसान का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 8 ख़त्म हो गया है। मैं एक दफ़ा आपको इसके फिर डिफ़िकल्ट मीनिंग्स बता देती हूँ, जैसे कि एज कहते हैं दौर को, स्टीम कहते हैं भाप को, यील्ड का मतलब होता है पैदावार और ये यील्डेड इसकी सेकंड फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली, हॉर्न्स का मतलब होता है, हॉर्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉर्नेस्ड, इसकी सेकंड फॉर्म है ये, सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसके बाद आ जाता है इंट्रोड्यूस का मतलब होता है मुतारिफ करवाना, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यानी कि बरकी टेलीग्राफ, सबमेराइन कहते हैं आबदोज को, सर्विस कहते हैं खिदमत को। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का मैंने आपको बता दिया। क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के खित्ते। केबल, तारों से बनी हुई मजबूत रस्सी। फेमिलियर, वाकिफ होना। वायरलेस, ये है यहाँ पे लिखा होगा वायरलेस, ये है वायरलेस का मतलब है बगैर तार के। कंस्ट्रक्शन कहते हैं तमीर को। डिस्ट्रक्शन तबाही। लैंड ज़मीन, सी समंदर, एयर हवा, और अटेस्ट का मतलब है तस्दीक। सो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसको थोड़ा सा डिटेल मैंने इसलिए समझाया क्योंकि याद तो सब कर लेते लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दरअसल अब इसका मैं आपको थीम बता देती हूँ। इस पूरे पैरे का उर्दू में मैं थोड़ा सा आपको थीम समझा देती हूँ कि ये पैराग्राफ जो है दो दौर जो है, एक बिजली का और एक भाप का, यानी कि दो ज़माने हैं, उनका कंपैरिजन कर रहा है। कहता है कि बिजली ने इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। पहले बाप का दौर था मगर अब बिजली का दौर है, जिसने हर चीज़ को आसान, तेज़ और जदीद बना दिया। बिजली ने पैगाम रसानी को भी आसान कर दिया है और ये बिजली का दौर है क्योंकि बिजली ने इंसान की ज़िंदगी और दुनिया की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा किया है। इसने इंसान को ज़मीन, समंदर, हवा और हर जगह काम करने की सलाहियत दी है। तो इसका मतलब है कि जो बाप का दौर था वो इतना पावरफुल नहीं था, इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि बिजली का दौर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और ये इसके नीचे क्वेश्चंस हैं, जिनके पास ये बुक नहीं है किसी रीज़न की वजह से, तो वो सिर्फ ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट करके नीचे के आंसर्स दिए इनको नोट करके याद कर लें, तो उनका अच्छा खासा क्वेश्चन 7 जो तैयार हो सकता है। सो ये हमारा था कॉम्प्रीहेंशन पैसेज सॉल्व सीरीज़ का पैसेज नंबर 8। जब ये हमारी सॉल्व सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आपको अनसॉल्व पैसेजेस करवाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैराग्राफ जो है समझने में आसानी होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।